दर्शक बंधुओं को नमस्कार। आमतौर पर बजट प्रतिक्रिया जब राजनीतिक व्यक्तियों से ली जाती है तो उसका पूर्वानुमान सबको होता है कि कौन क्या कहने वाला है। जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग होते हैं वो तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, और जो विपक्ष के लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं रखा, बजट में जनता के लिए कुछ नहीं है, इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला। इसलिए आज हमने प्रतिक्रिया जानने के लिए समाज के ऐसे वर्ग के लोगों को चुना है जिन्हें जागरूक के रूप में हम सभी जानते हैं। हमारे साथ आज इस परिचर्चा में उपस्थित हैं श्री महेंद्र जी रावत। महेंद्र जी व्यापार महासंघ के वर्षों अध्यक्ष रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शिवपुरी में उनको जाना माना जाता है। हमारे साथ हैं श्री देवेंद्र जी सिंघल। आप वर्तमान में भले ही समाज सेवी हों, आप मध्यांचल ग्रामीण बैंक के प्रबंधक रहे हैं। हमारे साथ श्री आलोक जी इंदौरिया हैं। पुलिस से संबंधित जो पत्रिका है पीस मेकर, जिसकी सर्वाधिक प्रसार संख्या देश की है, उसके आप स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं। छात्र जीवन से ही आपके जुझारू तेवर शिवपुरी के लोगों ने देखे हैं। और आज की परिचर्चा में हमारा साथ देने आए हैं श्री आशीष जी गोयल। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आइए आज चर्चा का प्रारंभ आशीष जी से ही करते हैं, क्योंकि निश्चय ही उन्होंने बजट पर पैनी नज़र रखी होगी। तो आशीष जी, आज की इस बजट प्रस्तुति में आपको क्या खास लगा और क्या कमी लगी? आज के बजट अगर हम टैक्स एंगल से देखें तो बहुत ही अच्छा है। हर एक वर्ग को, चाहे वो निम्न इनकम वर्ग का आदमी हो चाहे उच्च इनकम वर्ग का आदमी हो, सबको उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है। जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है, और टैक्स स्लैब्स जो थे उनको 6 से घटा के 5 कर दिया गया है। तो एक अपन अगर उसका टेक्निकल एनालिसिस करें तो मिनिमम 15,000-16,000 की छूट मिनिमम मिली है, और लगभग मैक्सिमम 40,000 की छूट किसी भी इनकम वर्ग को टैक्स में छूट मिली है। तो ये तो मुझे थोड़ा सा अच्छा पॉइंट लगा उसमें। दूसरा जो मुझे थोड़ा सा जो नेगेटिव लगा वो ये है कि हम पहले जो अपने बजट्स आते थे उनमें कहीं ना कहीं सेविंग स्कीम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। आदमी को कोई भी टैक्स पेयर जो होता था उसको इस तरफ प्रोत्साहित किया जाता था कि वो अपनी इनकम में से कुछ चीज़ सेविंग में डाले। अब चूंकि 2 स्कीम चल रही है टैक्स की, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है सेविंग स्कीम्स पे डिडक्शंस मिलता था अंडर सेक्शन 80C। नई रिजीम में वो डिडक्शंस नहीं दी जाती हैं। और आज के जो बजट आया है, इनफैक्ट पिछले साल का भी जो बजट था, उसमें जो नई स्कीम है उसको इतना प्रलोभन वाला बनाया गया है कि ज़्यादातर जो पुराने लोग हैं जो सेविंग करते हुए आए हैं उनके लिए तो पुरानी स्कीम अच्छी है, पिछले साल तक ठीक थी। अब जो नई स्कीम में तो वो भी शायद नई स्कीम में उनको बेनिफिट रहेगा, लेकिन जो नए लोग हैं जो सेविंग करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते उनको जो है नई स्कीम में ही बेनिफिट होगा। कि हम लोग धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं कि जितना कमाओ उतना खर्च कर दो। बस ये मुझे नेगेटिव लगा। वैसे तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, जो पैसा हम लोग एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में बचाएंगे वो मार्केट में आएगा, मार्केट में पैसे का इन्फ्लो बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, सब लोगों को उसके बेनिफिट होना है। सिंघल जी, अगली प्रतिक्रिया में आपको क्या खास बात लगती है और क्या कमी लगती है? आज का बजट एक मायने में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए कि पर्सनल इनकम टैक्स होता है उसमें इतनी बड़ी छूट कभी नहीं दी। 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, तो अपने एक 7 लाख तक पे उसको आयकर नहीं देना। और दूसरा, मुझे सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण की बात चलती थी, तो इस बजट में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उनने 2 लाख की महिलाओं को पृथक से छूट दी है। 2 लाख तक अगर वो सेविंग में करते हैं तो उस पर उनको ब्याज भी मिलेगा। मेरे ख्याल से 7% से ऊपर ब्याज देगी गवर्नमेंट, और उसको इनकम टैक्स से डिडक्ट भी किया जाएगा, यानी दोहरा बेनिफिट है वहाँ पे। बहुत अच्छी स्कीम है महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए तो इस तरह से आयकर में काफ़ी छूट मिल जाएगी उनको। दूसरा, सीनियर सिटीजन के लिए भी ऐतिहासिक बजट है। तो उनके लिए जो लिमिट थी अभी 15 लाख तक वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर सकता था, तो वहाँ उनने 30 लाख तक कर दिया। यानी अगर पति पत्नी दोनों हैं तो मेरे ख्याल से 60 लाख हो जाएगा उनका।
तो इस तरह से वो भी एक ऐतिहासिक कदम है। एकदम डबल करना बहुत कुछ मतलब बड़ी चीज़ है। उस पर ब्याज भी सरकार को 8% देना पड़ता है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अच्छे आराम से सोने का मतलब उनने प्रबंध किया है। आप पैसे जमा करें, ब्याज लें और अपना खर्चा उठाएं। किसानों के लिए भी बहुत सारी स्कीमें उनने की हैं। और जो कृषि ऋण का जो उनने टारगेट रखा है वो 20 लाख करोड़ रखा है। जो दूसरा, किसानों के लिए सबसे बड़ी बात उनने की है, जैसे अभी आपने सुना होगा जैसे स्टार्टअप की बात चलती है, तो स्टार्टअप जनरली हम मानते हैं कि आईटी सेक्टर में स्टार्टअप होगा। तो उनने किसानों के लिए भी एक स्टार्टअप योजना ला रहे हैं। अब उसका जो भी होगा वो आगे आएगा। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 13 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। तो वो निश्चित रूप से बाज़ार में रोज़गार भी पैदा करेगा। तो और उसी में वो करीब 50 पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह बनाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। पर्सनल टैक्स में बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। सीनियर सिटीजनों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ एक लोगों की डिमांड थी कि हाउस लोन के इंटरेस्ट में कुछ रिबेट मिले, तो वो शायद इस बार उनने नहीं दिया है। आगे चल के शायद करें। तो ये मुझे एक थोड़ा नेगेटिव हाउसिंग सेक्टर में लगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना में खासकर मध्यम और जो अल्प आय वर्ग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। अब हमारे पत्रकार मित्र आलोक जी इंदौरिया की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। इस बार का जो बजट है वो मेरी दृष्टि में चुनावी बजट है, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा लोक लुभावन बनाया गया है। इसी के चलते इस बजट में कई चीज़ों का ऐसा समावेश किया गया है ताकि आम आदमी को लगे कि उसे बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। इस बजट में कई खूबियाँ भी हैं, जैसे जीडीपी 7% मेंटेन करने का इसमें प्रयास किया गया है। हालांकि वर्तमान में नहीं है, लेकिन जब ये बजट प्रचलन में आएगा तो हमारी जो जीडीपी है वो 7% मेंटेन हो जाएगी। एक जो बहुत बड़ी कमी मेरे देखने में आई, लगभग 90% लोग असंगठित क्षेत्र से आते हैं इस देश में। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए इसमें कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया जिसका उन्हें फ़ायदा मिल सके। और एक और जो माइनस पॉइंट मेरे को इसमें दिखा, वो हेल्थ सेक्टर में जिस रेशो में खर्च होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। ये बात अलग है कि मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, उसके साथ नर्सिंग कॉलेज का भी उन्होंने व्यवस्था की है, लेकिन ये मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज चलेंगे तब जब आपके पास पर्याप्त इसका एजुकेशन का स्टाफ होगा। तो ऐसा कोई प्रावधान इसमें फिलवक्त नहीं दिख रहा है। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रहे श्री महेंद्र जी रावत बजट को किस रूप में देखते हैं? सभी श्रोता और दर्शक बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। बजट किसी भी देश और समाज के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दिशा लाने में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। वित्त मंत्री मात्र आंकड़ों की हेराफेरी करने वाला जादूगर नहीं, बल्कि समीचीन दृष्टि से समाज के सभी वर्गों पर दृष्टि रखने वाला व्यक्तित्व होता है, जिसे समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र का विकास, युवा शक्ति, महिला शक्ति, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखना होता है। एक सबसे अद्भुत बात यह है, जैसा आदरणीय सिंघल जी ने बुजुर्गों के विषय में चर्चा की कि भाई बुजुर्गों को बड़ा राहत दी गई है, तो मैं ये निवेदन करूँगा कि बुजुर्गों के पास में सामान्यतः ब्याज की आमदनी के अलावा कोई अन्य स्रोत शेष नहीं रहता, और ऐसे में उनकी आय पर कर लिया जाना, और वो भी सामान्य दरों से कहाँ तक न्याय संगत है। और जो उन्होंने जीवन भर हाड़ तोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ा करके अपने परिवार को खड़ा करके जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी एकत्रित की है और बैंक में जमा की है, आप उस पर भी जो है टैक्स लेना चाहते हैं। 6% वर्ष का ब्याज देते हैं, उसके ऊपर आप टैक्स भी वसूल करते हैं। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है। और वर्तमान में फिर जो आप नई व्यवस्था ला रहे हैं करारोपण की, जिसमें बचत के प्रावधान को आप लगभग सर्वथा नष्ट कर रहे हैं कि जो 1.5 लाख रुपए तक की राशि प्रतिवर्ष किसी भी प्रकार से टैक्स बचाने के प्रलोभन में व्यक्ति जमा करता था आपकी विभिन्न योजनाओं में जो राष्ट्र के विकास में सहायक होती थी, आप उन योजनाओं को ख़त्म करके राष्ट्र के विकास के लिए जो धनराशि उपलब्ध होती थी उस पर भी कुठाराघात कर रहे हैं, और दूसरा बचत की प्रवृत्ति को भी समाप्त कर रहे हैं।
और बचत की प्रवृत्ति भारत की मूल प्रवृत्ति रही है। तो इस प्रकार बुजुर्गों के विषय में देखें, बचत के विषय में देखें, तो कई दृष्टियों से अगर हम सर्वांगीण रूप से विचार करेंगे तो बहुत सारी विसंगतियां हमारे सामने आती हैं। आवास योजना के विषय में ज़रूर जो निर्णय लिए गए हैं वे संभव है कि देश में भवन निर्माण को प्रोत्साहित करें, और भवन निर्माण जब हमारे यहाँ प्रोत्साहित होता है तो उससे इंडस्ट्री भी प्रोत्साहित होती है, उससे लेबर को भी काम मिलता है, उससे मकानों की तादाद भी बढ़ती है, उससे किराए भी कम होते हैं। बस मान लीजिए कि जैसे इसमें एक उल्लेख आया, एक सिगरेट के ऊपर कुछ टैक्स की दर बढ़ाई गई है, बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ अगर शराब का भी उल्लेख होता है कि शराब के ऊपर भी टैक्स की दरें बढ़ाई गई हैं तो और अच्छा लगता। इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में बड़ी तेज़ी के साथ मजबूत किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को आपने इसमें बड़ी प्रमुखता दी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत खुशी की बात है। कोविड को हमने जितनी अच्छी प्रकार से नियंत्रित किया है, 135-40 करोड़ की आबादी होते हुए, वो विश्व में अपने आप में एक बड़ा शानदार उदाहरण है। इस प्रकार देखा जाए तो सभी प्रकार के खट्टे मीठे अनुभवों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ। कृषि के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, हमारे अन्य मित्रों में से कोई उस बिंदु को भी रेखांकित कर सकेगा? बजट का जैसे अपन थोड़ा और ध्यान से देखें तो कृषि के क्षेत्र में फोकस देखें तो कृषि के क्षेत्र में हमेशा से ही फोकस रहा है, चाहे अपन इस बजट की बात करें या अपन जनरल जो उनकी स्कीम्स चलती हैं, है ना, तो सब में थोड़ा सा कृषि के ऊपर उनका फोकस है कि किसानों की आय में डबल करनी है। जैसे हम जनरल टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं तो फोकस तो रहता है। तो वो चीज़ इस बजट में भी हमें देखने को मिली है थोड़ी सी, जैसे कि केसीसी के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है ना, और किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने अलग से फंड की व्यवस्था की है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसमें ये फोकस किया जा रहा है कि भाई जनरली क्या होता है, किसान की जब फसल आती है तब उसको भाव नहीं मिलता, मतलब प्रॉपर प्राइसिंग नहीं मिल पाती। जब वो किसान के हाथ से उसकी फसल चली जाती है, जब वो मंडियों में उसको बेच देता है, और जब वो बड़ी मंडियों में माल पहुंचता है या कंपनियों के पास जब माल पहुंचता है तब उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो इस बजट में थोड़ी सी व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से ये की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप किया जाए जिससे कि किसान अपनी फसल को हाल की हाल बेचने के लिए विवश ना हो, और जब उचित मूल्य हो तब उसको वो बेचे। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखा गया है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप कर लिया जाए गाँव में या छोटी मंडियों के पास में, जिससे कि किसान अपना अन्न वहाँ सुरक्षित रख सके। बजट के कुछ छोटे छोटे बिंदु मुझे भी अच्छे लगे, जैसे निर्धन कैदी योजना। कई कैदी वर्षों तक किसी जमानतदार के इंतज़ार में बंद पड़े रहते हैं। छोटी मोटी जुर्माने की रकम उनको होती है, वे जुर्माना अदा करने की स्थिति में नहीं होते। ऐसे निर्धन कैदियों की मदद की पहली बार किसी सरकार ने चेष्टा की है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में जैविक खेती को जो बढ़ावा देने का प्रयत्न आज के इस बजट में किया गया है, निश्चय ही वह भी स्वागत योग्य है। इससे एक साथ दो काम होंगे, एक तो गौ संवर्धन होगा, दूसरे नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। खेती में रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम होगा तो मृदा संरक्षण भी होगा। ये सब बिंदु भी आज के बजट में रेखांकित हुए हैं, निश्चय ही स्वागत योग्य है। मैं युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए आलोक जी से आग्रह करता हूँ। इस बजट में युवाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि अब जो भविष्य है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। तो इसके लिए बजट का काफ़ी अच्छा प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कौशल विकास के क्षेत्र में भी जो है बजट का प्रावधान किया गया है। सीधे रोजगार का सृजन इस बजट में कहीं नहीं किया गया, अगर आप गौर से देखें। हालांकि मैंने भी बहुत डीप स्टडीज़ की नहीं की है, लेकिन सीधे रोजगार का सृजन इसमें कहीं भी नहीं है इस बजट में कि भाई हम इतने जॉब क्रिएट करेंगे या इतनी नौकरियां देंगे या प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में इतने जॉब बन सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन इसको इस बजट में उन्होंने सीधा कौशल विकास से जोड़ा है, और बात भी सही है। एक्चुअली क्या है, इस देश में इंस्टीट्यूट तो बहुत खुल गए हैं लेकिन स्किल नहीं है उन बच्चों के पास। तो अगर ये स्किल डेवलपमेंट होगा, कौशल विकास होगा, तो प्राइवेट सेक्टर के जॉब में संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ एकलव्य जो स्कूल खोले जा रहे हैं 740, ये एक
हो सकता है मॉडल बन जाए आगे जाके, जैसे नवोदय और केंद्रीय विद्यालय एक तरीके से मॉडल स्कूल बन चुके हैं, वैसे ही ये एकलव्य स्कूल एक मॉडल बन सकते हैं एजुकेशन हब में, एजुकेशन इंडस्ट्री में। और इसके साथ जो करीब 40,000 के आसपास टीचर्स की नियुक्ति की जा रही हैं, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स तो है ही। इसके अतिरिक्त इस बजट में युवाओं को पढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का प्रावधान भी किया गया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। कुल मिलाकर युवाओं के लिए इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, ऐसे प्रावधान पिछले कई बजटों में देखने में नहीं आए। हमारे यहाँ की एक वृत्ति रहती है, हर एक व्यक्ति अपने लाभ की दृष्टि से देखता है कि मुझे क्या मिला, और शायद व्यक्ति की इस वृत्ति को समझकर ही राजनेताओं ने सीधे देना शुरू कर दिया। अनेक सारी जो योजनाएं हैं, टैक्स से प्राप्त राशि को इंडिविजुअल को देना, लेकिन ऐसा कोई इस बार के बजट में संकेत नहीं मिला। यह कम से कम मुझ जैसे व्यक्ति को अच्छा लगा। एक छोटा सा बिंदु जरूर मेरे को ध्यान में आता है, इसको आज के बजट को देखने और सुनने समझने के बाद। सभी राज्यों के पुराने सरकारी वाहनों को बदला जाएगा, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से मुक्ति पाए, यह इसके पीछे का उद्देश्य है। तो केवल सरकारी वाहन बदलकर उनको नए वाहन दिलवाने का योजना है क्या ये? वैसे जहाँ तक मेरा सवाल है, अर्थशास्त्र रत्ती भर समझता नहीं, बजट कुछ भी हो फर्क पड़ता नहीं, जेब तो है ठन ठन गोपाल, फिर भी टीवी के सामने से हटता नहीं। आप सभी महानुभाव यहाँ पधारे क्रांति दूत के इस छोटे से उपक्रम में, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। सभी को नमस्कार।